गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खिम के नेक्स्ट हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने समाज में श्रम विभाजन वाले टॉपिक को शुरू किया था। तो अब हम आगे देखेंगे कि दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन की, हमने देखा था कानून की बात की, कानून के दो टाइप बताए उन्होंने, हमने वो दोनों प्रकारों का अर्थ देखा। हमने कहा था कि जितने प्रकार के उन्होंने कानून बताए उतनी ही प्रकार की उन्होंने एकता की बात की थी। तो आज हम क्या देखेंगे कि दुर्खिम के अनुसार जो सामाजिक एकता के प्रकार बताए गए वो कौन कौन से हैं और सामाजिक एकता की अवधारणा क्या दी उन्होंने। तो सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्री साहित्य में दुर्खिम का हम एक अनुपम योगदान मानते हैं। दुर्खिम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता के अंग हैं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता दोनों ही समाज में एकता को उत्पन्न करते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है। यह समाज के नैतिक आदर्शों में निहित है। यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समाज के लोगों में जितना अधिक लगाव एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही मात्रा में एकता पाई जाएगी। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर वो कहता है कि समाज में दो प्रकार की एकता के रूप जन्म लेते हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो पहली एकता उन्होंने क्या बताई? यांत्रिक एकता। तो जैसे हम आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि हम कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी में दो सॉलिडेरिटी की बात करें, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी अर्थात यांत्रिक एकता। दूसरी यहाँ लिखी हुई है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब सावयवी एकता। तो पहले हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात करेंगे कि यांत्रिक एकता क्या है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। तो सरल समाजों और प्राचीन समाजों में दुर्खिम कहता है यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इसी एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियों, भूमिका में, विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों में मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों में का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आंख मूंद कर लोग उनका पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। वे समूह के साथ यंत्रवत सोचते हैं, कार्य करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को दुर्खिम यांत्रिक एकता की संज्ञा देती है। दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता एक दूसरे से संबंधित है। इस एकता की व्याख्या के दौरान ही इन्होंने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या प्रस्तुत की। अब वो इसकी विशेषताएं बताते हैं कि यांत्रिक एकता के समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें वो पहली बात करते हैं अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम एवं ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर जो आपका अंतर है या रूप है वो नहीं पाया जाता। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, वरन संपूर्ण गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या काबिले का मुख्य आनुवंशिकता के आधार पर होता है। इसका निर्णय पंचायत करती है। ऐसे जो समूह या समाज होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति का द्वितीयक स्थान है और जो आपका समाज है उसका प्राथमिक स्थान होता है। तो ये जो यांत्रिक एकता वाले समाज है या जो यांत्रिक समाज है वो दुर्खिम कहता है कि आपके प्राचीन समाज है, जहाँ पे वो कहता है कि आपका विभेदीकृत कम होगा, अविभेदीकृत समाज होगा, जिसमें वो कहता है कि आपका ये जो आर्थिक विषमता का रूप है ये कम देखने को मिलेगा। दूसरा वो कहता है कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाले जो समाज होते हैं इनमें व्यक्ति का द्वितीय स्थान होगा, समाज का स्थान उच्च होगा, व्यक्ति समाज के सामने गौण होगा। तीसरा वो कहते हैं सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाज में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इनमें शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। चौथा वो कहता है कि दमनकारी कानूनों की प्रधानता रहती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है।
नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमज़ोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। इस प्रकार के जो समाज होते हैं यांत्रिक, उनमें जनसंख्या कम होती है और हर क्षेत्र में आपको सजातीयता देखने को मिलती है। राजनीतिक जीवन जो होता है, इन समाजों में न्याय, दंड, सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक पंचायत बैठेगी, उस पंचायत के सामने उसे सॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार के समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से होती है। इनमें विशेषीकरण का भाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का भाव पाया जाता है और संपत्ति सामूहिक होती है। धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। अब दमनकारी कानून के आधार पर दुर्खिम ने अपराध और दंड की भी व्याख्या की। अपराध, वो कहते हैं कि अपराध की व्याख्या दुर्खिम ने दमनकारी कानून के आधार पर की। दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां हम देखें कि अपराध हो और वहाँ दंड की व्यवस्था ना हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहुँचाना माना जाता है। सामाजिक एकता के विरुद्ध कार्य माना जाता है, इसलिए ही समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अपराध का निर्धारण दमनकारी कानूनों के द्वारा होता है। दमनकारी कानून समूह की अभिमति होती है। इन कानूनों के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं, जो सामूहिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार दुर्खिम अपराध की व्याख्या दो आधारों पर करते हैं। पहला तो अपराध सामूहिक भावना पर आघात है कि प्रत्येक समूह की हम देखते हैं कि भावनाएं ऐसी होती हैं, हर समूह में व्याप्त होती हैं, उनके विरुद्ध कार्य करना आपका अपराध माना जाता है। तो दुर्खिम कहते हैं कि एक कार्य अपराधी तभी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। फिर वो आगे दंड की बात करते हैं। तो दंड, वो कहते हैं कि जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा और प्रकृति तय करता है। दंड अपराध के प्रति समूह की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में विरोधी प्रतिक्रिया होती है और समूह के सदस्य प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध की भावना का परिणाम ही दंड है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना और प्रत्याघात करना है। चूंकि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक है। अपराध के विरुद्ध हमारा प्रतिशोध व्यक्तिगत नहीं होता। हम यह प्रतिशोध इसलिए व्यक्ति नहीं करते कि अपराधी ने हमें हानि पहुंचाई है, अपितु इसलिए करते हैं कि अपराध उन पवित्र और परंपरागत आदर्शों भावनाओं पर आक्रमण होता है। दुर्खिम ने अपराध की सामाजिक उपयोगिता का भी उल्लेख किया। इनके अनुसार अपराध समूह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपराध क्रिया का प्रतिशोध लेने या अपराधी को दंड देने की बात सोचते हैं। सामान्य आक्रोश समूह के सदस्यों में मानसिक एकता स्थापित करता है। दुर्खिम कहते हैं कि अपराध उत्तेजित आत्माओं को एक दूसरे के निकट ला देता है और उन्हें एकाग्र करता है। तो हम देखते हैं कि दुर्खिम एक और अपराध को सामूहिक भावना पर चोट करके समाज के सदस्यों के भीतर मौजूद सामूहिक आत्मा को सावधान करते हैं, तो दूसरी ओर दंड इन सामूहिक भावनाओं की रक्षा कर उनकी पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अपराधी से बदला लेने के लिए समूह को एकता के सूत्र में बांधता है। यह एकता समान उत्तेजनाओं तथा समान प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। दमनकारी कानून समाज की इसी प्रकार की एकता को प्रकट करते हैं, जिसे दुर्खिम ने यांत्रिक एकता का नाम दिया। इस एकता को ये सामूहिक आत्मा मानती है समाज की। अब हम आगे बात करेंगे सावयवी एकता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। सावयवी एकता दुर्खिम ने यांत्रिक एकता के विपरीत सावयवी एकता की बात की, जो आधुनिक विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। इस प्रकार के समाजों में वो कहते हैं कि दमनकारी कानूनों की बजाय प्रातिकारी कानूनों की प्रधानता रहती है। यांत्रिक में दमनकारी कानून है और सावयवी में आपमें प्रतिकारी कानून है। तो यांत्रिक एकता आपकी प्राचीन समाज है, आदिम समाज है, और आपकी सावयवी एकता वाले समाज जो हैं आपके वर्तमान वाले औद्योगिक या आर्थिक जो आपके विकसित समाज हैं, उन समाजों को हम मानते हैं। आदिम समाजों में कहते हैं कि दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक मन या चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु वो कहते हैं कि जो आपके सावयवी एकता वाले समाज है, इनमें प्रतिकारी कानून पाया जाता है। वो कहते हैं कि सावयवी एकता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो एकता होती है वह शारीरिक एकता के समान होती है। जैसे वो कहते हैं कि शरीर का निर्माण हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान विभिन्न आपके शारीरिक अंगों से मिलकर होता है,
और इन सभी के अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन इनके अलग अलग कार्य होते हुए ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार वो कहते हैं कि हम आधुनिक समाजों में देखें तो इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। इसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह समाज को समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। चूँकि एक व्यक्ति एक प्रकार का कार्य ही कर पाता है, अतः दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए उसे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो निर्भरता है वो कहता है कि ये सहयोग और एकता को उत्पन्न करती है, जिसे दुर्खिम सावयवी एकता का नाम दे रहा है। दुर्खिम ने बताया कि परिवार, व्यवसाय, सरकार आदि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। एक एकता ठीक उसी प्रकार की एकता है जो किसी सावयव के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। किसी सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं, इनके कार्य में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है। उसके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बना रहता है और वह क्रियाशील रहता है। इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता का नाम दिया। इसका कारण यह है कि एक एकता की उत्पत्ति किसी सावयव के विभिन्न अंगों के मध्य पाए जाने वाले श्रम विभाजन एवं सहयोग से होती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करते हैं। अब वो सावयवी समाज की विशेषताएं क्या बता रहे हैं कि विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया है। इसमें वो कहता है कि जो आपका जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक है आपका, इस वजह से वो कहता है कि आपका विभेदीकरण इन समाजों में बढ़ जाता है। अन्योन्याश्रिता होती है इन समाजों में। सावयवी समाज में वो कहता है कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है और ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो इस कारण वो कहते हैं कि प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण यहाँ इन समाजों में अन्योन्याश्रिता बढ़ जाती है। सावयवी समाजों में वो कहता है कि सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। ऐसे समाजों में वो कहता है कि जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं जो कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर वो कहता है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज के लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति कही जाती है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। प्रतिकारी कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता रहती है, जिसका उद्देश्य दंड न होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। आर्थिक संगठन। जहाँ यांत्रिक समाज में दुर्खिम कहता है कि भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयवी समाज में हम देखते हैं बचत वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इस समाज में जो आपका सावयवी समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने का व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यवसायों का चयन करता है। इस प्रकार के समाज में वो कहता है कि धार्मिक जो संगठन होगा उसमें होता है कि उसमें धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है और जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। अब ये उन्होंने दुर्खिम ने यांत्रिक और सावयवी एकता दोनों की बात की। अब हम इनके मध्य अंतर की बात करेंगे कि अंतर वो क्या कहते हैं। अंतर का है कि यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ से समाज से सीधा जोड़ती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से जोड़ती है। दूसरा अंतर है कि यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, जबकि हम सावयवी एकता में देखते हैं कि कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाए जाते हैं जो पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। फिर आगे यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार समाज में व्याप्त भिन्नता और विशिष्टता होती है। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जबकि सावयवी एकता में आपके प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। जहाँ आप देखते हैं कि यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो जो आपकी सावयवी एकता वाला समाज है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देता है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की जो उत्पत्ति है वो कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष और सीधा संबंध स्थापित करती है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर रहता है। यांत्रिक एकता ऐसा माना जाता है कि आपके व्यक्तित्व के विकास के इतना अनुकूल नहीं है जितनी आपकी सावयवी एकता में आपको आपके कार्य और क्षमता के या योग्यता के अनुरूप कार्य मिलता है।
यांत्रिक एकता में वो कहता है अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है, जबकि सावयवी एकता में अपराध के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता में हम देखते हैं कि धर्म का प्रभाव घट जाता है। यांत्रिक एकता आपके प्राचीन सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता आपके आधुनिक समाजों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों के मध्य अंतर को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि श्रम विभाजन के कारण क्या हैं। हमने देखा कि उन्होंने कानूनों की बात की, एकता की बात की श्रम विभाजन के अंतर्गत। अब हम आगे श्रम विभाजन के कारण की बात करेंगे। हमने पहला श्रम विभाजन के प्रकार देखे थे, पहला खंड उसकी बात की। द्वितीय खंड में वो कारण एवं दशाओं की बात करते हैं श्रम विभाजन के। तो हम जो द्वितीय खंड है श्रम विभाजन के कारण क्या मानते हैं दुर्खिम, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में कारण और परिणाम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।